होगी। और जो इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठियां लिखी हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह चिट्ठियां लिखी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के घटक दल हैं या सीधा बीजेपी ही है। एनडीए के घटक दल भी नहीं लिखेगा ऐसी चिट्ठी। तो वो अपने आप को बीजेपी का मान के अगर वो चिट्ठियां को जवाब दे रहे हैं कांग्रेस को, और वो कांग्रेस बीजेपी की उसमें पॉलिटिक्स की गंध आ रही है उनकी चिट्ठियों के जवाब में, तो क्या माना जाए कि वो निष्पक्ष है? पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के सिस्टम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और सवाल देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाए हैं, जिसके पास संवैधानिक दर्जा है विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का, और जिसका प्रोटोकॉल और ओहदा इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा? ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इनको मसूरी की ट्रेनिंग में या दुनिया भर की ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि ऐसे जवाब दोगे पॉलिटिकल पार्टीज को? कभी आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन, बहुत तेज तर्रार चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन, जी तमाम तरीके की, हम उस वक्त इलेक्शन कमीशन कवर करते थे बतौर करस्पॉन्डेंट जब वो टेक ओवर कर रहे थे। वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत अनाप शराब बात कहते थे। वो ये भी कहते थे कि मैं कच्चा नाश्ते में खाता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को, कच्चा चबा जाऊंगा, ऐसी बातें करते थे। लेकिन अपने रिटर्न कम्युनिकेशन में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने टारगेट करके इस तरीके की चिट्ठी कभी नहीं लिखी, किसी इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं लिखी। उस इलेक्शन कमिश्नर ने भी नहीं लिखी जिसका नरेंद्र मोदी नाम ले रहे थे, जेम्स माइकल लिंगडो। उन्होंने भी बीजेपी को इस भाषा में कभी चिट्ठी नहीं लिखी। तो ये इलेक्शन कमिश्नर को सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, कि आप एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्थान है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के एक विंग हैं, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए, कांग्रेस को सलाह देना मेरा काम नहीं है। हमारा काम चीजों को एनालाइज करना है, हम सबका। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर ये आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन पे जाकर वो आरोप लगा रही है, चिट्ठियां लिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, हम लोगों को भी लगता है कि ऐसा चुनाव बहुत ही साफ तरीके से हुआ, ये बिल्कुल मानने को तैयार हम भी नहीं है, संदेह है उसमें। लेकिन इस पे आगे क्या करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन से कहना कि आप सुधर जाओ, ये तो बिल्ली से दूध की रखवाली करने की बात हो गई। वो तो इन्वॉल्व पार्टी है, उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी थाने में आप उसी थानेदार के खिलाफ एफआईआर लिखाने जाएंगे, वो लिख लेगा? तो ये अफेक्टेड पार्टी है वो, उनके अलावा दूसरे फोरम तलाश सके। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, आपने एक औपचारिकता निभा दी, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह आपको जवाब दे दिया, आप जाके मिल आइए, आपने औपचारिकता निभा दी। अब आपको दूसरे फोरम तलाशने चाहिए। दूसरे फोरम क्या है कि इलेक्शन में गड़बड़ी की बात आज से नहीं चल रही है, इसको कई दशक हो गए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पेंडिंग है बहुत सारे, उसको लेके जन जागरण हो, मास मूवमेंट हो। चिट्ठियों से नहीं होगा ये काम। अब आपको एक मास मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा चुनाव सुधार के लिए और इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ। जैसे आप सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान, आपको इलेक्शन कमीशन के सामने बैठना पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक तौर तरीके, ये आपको अपनाने पड़ेंगे सारे। और सबसे अहम बात देखिए, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी जो जगमोहन जी भी कह रहे थे 99% चार्ज। मैंने इलेक्शंस को बहुत करीब से देखा राजनीति, तमाम पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ इलेक्शन की प्रोसेस की।
जी इलेक्शन प्रोसेस में हर लेवल पे गड़बड़ी है। मशीन तो बाद में आती है, इलेक्टोरल रोल जब बनना शुरू होता है वहां से गड़बड़ी शुरू होती है, और वहां से लेकर फॉर्म 17A, फॉर्म 17B, फॉर्म 17C, फॉर्म 19, ये सब की आपको जांच करनी पड़ेगी। उन उन सरकमस्टांसेस का फैक्ट फाइंडिंग करना पड़ेगा कि वो कौन सी बातें थी, कौन सी मजबूरियां थी, किस क्या कंडीशंस थी कि आपको इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस करने के बाद चेंज करना पड़ा। उसका इलेक्शन में क्या असर पड़ा, ये बीएलओ किसके कैसे, कौन से बीएलओ रखे गए, कौन से बीएलओ हटाए गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी के हैं, क्या किसी खास रुझान के ब्यूरोक्रेट हैं वो। तो मेरा सुझाव ये है कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट मल्टी मेंबर फैक्ट फाइंडिंग मिशन हरियाणा में जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ईवीएम की रखवाली की गई कि नहीं की गई, वो फॉर्म्स प्रिजर्व किए गए कि नहीं किए गए, उनको सील बंद किया गया कि नहीं किया गया, इलेक्टोरल रोल कब बने, कैसे बने, किनके नाम, कितने नाम डिलीट हुए, कितने नाम नए नाम ऐड हुए, बीएलओस का क्या कारीगरी हुई है, ये सारी चीजें ईवीएम तक और काउंटिंग में बैटरी का मामला, काउंटिंग में जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई वो कैसे हुई, ईवीएम की काउंटिंग कैसे हुई, उसके 15-20 स्टेप्स हैं। उन हर स्टेप्स पे गांव में जाकर, पोलिंग स्टेशंस में जाकर, उन बीएलओ से जाकर, या जो कांग्रेस पार्टी के ही बीएलए होंगे, बूथ लेवल एजेंट, वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको लेकर आपको एक डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहिए और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करें, पब्लिक डोमेन में लाएं, वो आधार बनेगा बाकी मूवमेंट्स का, जी चुनाव में धांधली के खिलाफ मूवमेंट का, और हरियाणा एक केस स्टडी बनेगा जो पूरे देश के लिए वो लागू होगा, पूरे देश में उसकी आवाज उठेगी, तब ये बात बनेगी। तो हरियाणा को एक केस स्टडी लेके डिटेल फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ये बिल्कुल काम, तब आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। एक्चुअली यहाँ पर हरियाणा के रिजल्ट और इसके बाद के जो इफेक्ट हैं और उस पर प्रतिक्रियाएं जो लोगों की आ रही हैं, दलों की आ रही हैं, पार्टियों की आ रही हैं, उस पर अगर बात की जाए तो एक मल्टी लेवल अलग अलग ढंग से बहुत सारे विश्लेषण की आवश्यकता है, ज़रूरत है। चाहे वो ईवीएम की बात हो और ये टेक्निकल बातें, चुनाव आयोग की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की बात हो, और उसके बाद जो नैरेटिव्स जो तैयार किए जा रहे हैं उसकी बात हो। नैरेटिव्स पे आज हम जरूर आना चाहेंगे, उस पर बात करेंगे कि इसके बाद के नैरेटिव्स में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये सब भी हम समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं। सुनील जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, फिर धनंजय जी आपके पास आता हूं। सुनील जी, जो नैरेटिव्स की तरफ आप जरा चलते हैं, क्योंकि ईवीएम पे बातें होंगी और सबसे बड़ी चीज है कि ईवीएम को लेकर जो सलाह प्रशांत टंडन जी दे रहे थे, या चुनाव की प्रक्रिया में जो चीजें होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ पार्टियां करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये वो करें तो बेहतर है। और बाकी तो खैर जो सिविल सोसाइटी है वो इस पर काम कर ही रही है, चुनाव सुधार की बातें बहुत हो रही हैं। लेकिन उससे इतर जो नैरेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी अगर और सबसे बड़ी चीज, मैं बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहा हूं, 2 राज्यों के चुनाव हुए सुनील जी, चुनाव जम्मू कश्मीर के भी हुए और चुनाव इधर हरियाणा के भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो बीजेपी हार गई है, जीती नहीं है। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात की जाए
तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें आई हैं, जबकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें आई हैं। तो अगर तुलनात्मक देखा जाए तो यहां भी हरियाणा में बीजेपी के से आगे है कांग्रेस पार्टी, तुलनात्मक देखा जाए तो। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस प्रकार हमलावर जो है, बाकी मीडिया के लोग भी हैं, समीक्षक भी हैं, सब हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते हुए दिखाई नहीं देते। मैं सीधा खुल के इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि इस फोरम पे इसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक नैरेटिव फिर से गढ़ने की कोशिश हो रही है, जो 4 तारीख के बाद से, 4 जून के बाद से देश की राजनीति में जो धारा जो चल रही थी उसको अब पलटने की कोशिश हो रही है। सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी, यह कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटती है, यह कहा जा रहा है। आप जब एक दल को, और मैं यहां कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन हां मैं इस लोकतंत्र पर भरोसा करता हूं, तो मल्टी पार्टी जो लोकतंत्र है उसकी बात जरूर रखूंगा। कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को क्या करना चाहिए, या आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, इस पर भी चर्चा तो जरूर होनी चाहिए।